नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में यह चर्चा की मांग की लोच के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं, जिसमें हमने देखा मांग की लोच के उतने ही प्रकार होते हैं जितने उसके निर्धारक होते हैं। अर्थात जितने चर, जितने वेरिएबल उसको प्रभावित करते हैं उतने ही इसके टाइप्स होते हैं। परंतु कुछ इसके निर्धारक जिनमें हमने देखा रुचि, फैशन, मौसम, जिनका प्रत्यक्ष माप संभव नहीं होता, जिसके कारण इनकी जो प्रत्यक्ष वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। इसलिए फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मांग की लोच के 3 प्रकार होंगे जो कि जिनका प्रत्यक्ष माप संभव हो सकता है, जिसमें पहला टाइप्स था कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा आय लोच और तीसरा है तिरछी लोच अर्थात क्रॉस इलास्टिसिटी। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे मांग की कीमत लोच का मापन, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अर्थात किस प्रकार से कीमत लोच को मापा जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं, ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिसके माध्यम से हम कीमत लोच का मापन कर सकते हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र विषय से संबंधित जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें अक्सर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु इस बात को लेकर हम भ्रमित हो जाते हैं। हमें सभी विधियों के बारे में, सभी मेथड के बारे में जानकारी तो होती है, परंतु कब कौन से मेथड का प्रयोग करना है और किस प्रकार से उस सवाल का हमें जवाब देना है वो जानना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, जिसके अंतर्गत आज हम 2 विधियों पर अध्ययन करेंगे, बाकी विधियों पर अन्य नेक्स्ट वीडियो पर अध्ययन किया जाएगा। मांग की कीमत लोच का मापन, जिसके अंतर्गत जो पहली विधि है वो है आनुपातिक या प्रतिशत परसेंटेज विधि मेथड। इसके अंतर्गत हम मांग की कीमत लोच को माप सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी को का मापन मेजरमेंट निकाला जा सकता है, परंतु दोस्तों यह ध्यान देने योग्य बात है इस मेथड का हमें कब प्रयोग करना है वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने चर्चा की थी जब हमने विभिन्न फंक्शन पर अध्ययन किया था, जिसमें यहाँ हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन, जिसमें हमने देखा कि फलन जो कि 2 चरों के मध्य, 2 वेरिएबल्स के मध्य संबंध को दर्शाता है, जिसमें एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे स्वतंत्र चर कहा जाता है और एक था डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे आश्रित चर कहा जाता है। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंतर्गत एक टाइपिंग त्रुटि हुई है, उसे आप अवश्य सुधार लेना, जो कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंतर्गत देखा था और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह होता है जो अन्य जो चर हैं, अन्य जो वेरिएबल है उससे वो प्रभावित नहीं होता है। तो वहाँ नहीं टाइपिंग के अंतर्गत नहीं आया है, इसलिए आप वहाँ नहीं को भी इंक्लूड कर लेना। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो स्वतंत्र चर होता है, वह परिवर्तन करेगा और जिसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, आश्रित चर पर पड़ेगा। कितना परिवर्तन होता है उसे हम लोच के माध्यम से, इलास्टिसिटी के माध्यम से मापते हैं। हमने ये भी देखा कि जो स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसे अनुपात के नीचे रखा जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे ऊपर रखा जाता है। इस प्रकार पिछले वीडियो के अंतर्गत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मांग की कीमत लोच का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, मांग मात्रा में प्रतिशत परसेंटेज या आनुपातिक परिवर्तन, प्रोपोर्शनेट चेंजिंग अपॉन कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। तो दोस्तों, यहाँ एक बात निकल कर आ रही है, जो मांग मात्रा है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हमने ऊपर की तरफ रखा है, और जो कीमत है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर जिसे हम नीचे की तरफ रखा है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से हम मांग की कीमत लोच को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसको सांकेतिक रूप में अगर बात करें
तो इसको इस प्रकार से हम रखेंगे। तो यहाँ हम देखें, ये ऊपर की तरफ तो है मांग मात्रा क्वांटिटी में परसेंटेज परिवर्तन, और ये नीचे की तरफ है कीमत में परसेंटेज परिवर्तन। ये किस प्रकार से आता है इसकी भी चर्चा हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत की थी, और हमने देखा जैसे हम लाभ और हानि परसेंटेज निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस को, तो हमने ये देखा कि कोई वस्तु अगर हमने 100 रुपये में खरीदी और उसको 200 रुपये में बेच दिया, ये 100 रुपये उसका क्रय मूल्य और 200 उसका विक्रय मूल्य, तो निश्चित रूप से हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ। अब ये तो परिवर्तन हुआ, यानी परिवर्तन हमने ये डेल्टा क्यों रखा। अब आपसे कोई पूछे परसेंटेज परिवर्तन कितना हुआ, तो निश्चित रूप से हम क्या करते हैं, जो परिवर्तन हुआ उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, फिर नीचे की तरफ हमेशा कौन रखा जाता है? क्रय मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, ओरिजिनल वैल्यू, यानी पहले हमने इसको क्या किया है? खरीदा है। और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? 100 से इंटू करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ ऊपर की तरफ मांग मात्रा क्वांटिटी के परसेंटेज वैल्यू को रखा है, और नीचे हमने कीमत को। इस प्रकार इसको हम अगर हल करेंगे तो हमारे सामने ये मेथड आकर निकलता है। वो कैसे आता है देख लीजिए। ये 100 से 100 कैंसिल, ऊपर है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ठीक है, ये नीचे की तरफ है डेल्टा पी अपॉन पी। अब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और ये चेंज होगा तो ये पी ऊपर चला जाएगा और डेल्टा पी नीचे चला जाएगा। अब इनको व्यवस्थित कर देते हैं, इस पी को इधर लिख दें, डेल्टा क्यू को इधर लिख दें, यानी ये तो हो जाएगा पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। यहाँ माइनस का निशान, जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत चर्चा की थी, जो कि माइनस का निशान है, ये डायरेक्शन को दर्शाता है, अर्थात मांग के नियम लॉ ऑफ डिमांड की व्याख्या करता है कि कीमत और मांग मात्रा के मध्य विलोम संबंध होगा। परंतु ये सूत्र बड़ा आसान सा है, याद रह जाएगा। कई बार अक्सर एग्जाम में ये सूत्र पूछ लिया जाता है, P अपॉन Q, ठीक, इसका इधर उल्टा लिख दो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। बड़ा आसान सा काम है, याद रह जाएगा। P को ऊपर रखा तो यहाँ नीचे रख दो, Q को यहाँ, और इस प्रकार आप इस सूत्र का निर्माण भी कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि इसका प्रयोग कब किया जाएगा वो भी ध्यान में रखना है। ये परिवर्तन रूप है। कौन सा रूप है? परिवर्तन रूप है। और इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें P और Q की प्रारंभिक ओरिजिनल वैल्यू और अंतिम वैल्यू, यानी जो परिवर्तन हुआ है, उन दोनों का मान हमें पता है हो। जैसे कीमत मान ले 10 है और कीमत में परिवर्तन हुआ, जैसे ये 5 हो गई, कीमत 10 थी तो वस्तु की क्वांटिटी मान ले कि 50 थी, और कीमत घट के ये 5 हो गई तो ये इसकी वैल्यू हो गई 100। तो इस प्रकार हमें इसकी प्रारंभिक और अंतिम दोनों वैल्यू पता है। तो इस प्रकार से अगर जब दोनों वैल्यू हमें पता होगी, कीमत और मांग मात्रा अर्थात क्वांटिटी की, तब इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है। इसका एक क्वेश्चन है, उसको अपन हल करते हैं, वो देख लीजिए साथियों। एक संख्यात्मक उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। माना आम की कीमत 5 रुपये प्रति केजी है, तब ये 400 रुपये केजी आम, 400 केजी आम की मांग की जाती है। कब? जब 5 रुपये प्रति केजी आम हो। अब यदि आम की कीमत कम होकर 4.75 रुपये प्रति केजी हो जाने पर आम की जो मांग है बढ़कर 450 केजी हो जाती है, तो कीमत लोच क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ अपन इस प्रश्न को हल करते हैं तो हम देखें कि प्रारंभिक कीमत कितनी है? 5 है, ठीक है, और प्रारंभिक जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 400, ठीक है। अब कीमत कितनी हो गई? 4.75, और इस कीमत पर ये कितनी हो गई? 450। अब यहाँ हम देखें कीमत में कितने का परिवर्तन हुआ है वो देख लीजिए। डेल्टा P बराबर कितना हुआ? P1 माइनस P, तो ये 4.75 माइनस 5 करें तो ये हो गया -0.25। साथ साथ आप नोट आउट कर लेना। फिर हम यहाँ क्वांटिटी के परिवर्तन को देखें, डेल्टा Q
तो ये कितना होगा Q1 माइनस Q1 कितना है 450 kg और ये कितना था 400 kg। तो इस प्रकार ये परिवर्तन कितना आया, ये आया 50। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमने देखा कि प्रारंभिक कीमत कितनी है 5 है, प्रारंभिक मात्रा कितनी है, क्वांटिटी कितनी है 400 kg है, कीमत में कितने का परिवर्तन हुआ -0.25, ठीक है, और मात्रा में कितने का परिवर्तन हुआ 50 का, ठीक है। अब हम ये जो सूत्र है उसको रखें P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P। दोस्तों यहाँ माइनस का निशान हमें नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि माइनस का निशान केवल हमें जब सूत्र बताते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन को दर्शाता है, केवल ये कीमत और मात्रा के मध्य विलोम संबंध ऑपोजिट रिलेशन को बताता है। लेकिन इससे जब न्यूमेरिकल निकाले जाते हैं तब माइनस का निशान हमें नहीं रखना है। तो इस बात का आप ध्यान में रखना। P कितना है 5 है, Q कितना है ये रहा 400 और इंटू डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q अपना है 50 डेल्टा P कितना है -0.25। तो दोस्तों इसको अगर हम सरल करेंगे तो हमें यहाँ इसकी लोच प्राप्त होगी, आप इसको सरल कर लेना, वो प्राप्त होगी -2.5। तो इस प्रकार हमें ये ध्यान में रखना है कि इस मेथड का प्रयोग तब किया जाएगा जब हमें कीमत और मांग मात्रा की प्रारंभिक और अंतिम दोनों वैल्यू पता हो, तब इसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों कई बार इस प्रकार की संभावनाएं हो जाती है कि हम इस जो परिवर्तन रूप है उसका प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कई बार हमें इस प्रकार से कोई समीकरण दिया हो Q बराबर 200 माइनस 2P, तो ऐसी स्थिति में हमसे पूछ लिया जाए कि लोच कितनी है, इलास्टिसिटी कितनी है, तब हमें यहाँ इस बात का पता नहीं है कि प्रारंभिक मान कौन सा है और अंतिम मान कौन सा है। तो ऐसी स्थिति में हम पूर्ण अवकलन रूप का प्रयोग करते हैं और पूर्ण अवकलन रूप के अंतर्गत जो यहाँ मेथड जो सूत्र निकल कर आता है वो हो गया P/Q तो है ही। यहाँ जो हमने त्रिभुज का निशान जो डेल्टा रखा था जो कि परिवर्तन रूप है, उसकी जगह यहाँ क्या रख दिया D, जो कि क्या है अवकलन रूप है। यानी यहाँ इसका सूत्र क्या निकल कर आया P/Q इंटू DQ/dP। तो यहाँ इसका एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ Q बराबर क्या दे रखा है 100 माइनस 4P तथा P बराबर 10 पर मांग मात्रा तथा मांग की मूल्य लोच, ये मूल्य लोच क्या होगी ये जानना है। तो हम पहले तो इसकी जो क्वांटिटी के बारे में देखें तो ये Q बराबर 100 माइनस 4P, तो यहाँ P बराबर कितना 10 वो मान रख लेते हैं। तो Q बराबर ये P का मान रखा 10, तो ये कितना हुआ 100 माइनस ये होगा 40, ठीक है, और तो कितना हुआ ये 60। यानी जब कीमत 10 है तो मात्रा कितनी हुई है 60 हुई। अब हमें यहाँ लोच निकालनी है तो हमें पता है क्या P बराबर क्या हुआ P/Q इंटू DQ/dP, ठीक है। तो यहाँ P का मान कितना है 10 है दोस्तों, Q का मान हमने अभी निकाला था कितना 60, और ये DQ/dP क्या होगा, हमें इसका अवकलन करना होगा। यानी यहाँ हम करके देखें तो DQ/dP, इस Q का अवकलन हमें P के सापेक्ष करना है। दोस्तों ये अवकलन किस प्रकार से निकाले जाते हैं उसकी मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा। यहाँ आप एक इसका जो प्रथम नियम है वो ध्यान में रखना, किसी भी चर किसी वेरिएबल का उसी के सापेक्ष अगर उसका अवकलन किया जाए तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। और जो कांस्टेंट वेरिएबल है, जो कांस्टेंट संख्याएं होती हैं उनका जो अवकलन होता है वो क्या होता है हमेशा 0 होता है। क्योंकि हमने अभी पिछले वीडियो के अंतर्गत बात की थी कि जो कांस्टेंट संख्याएं होती हैं, जो अचर संख्याएं होती हैं, उनके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका P के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस 100 का अवकलन तो कितना होगा 0 होगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। माइनस यहाँ P
पी का पी के सापेक्ष इसका अवकलन होगा 1, यानी जैसे अक्स का अक्स के सापेक्ष रखे तो उसका भी कितना होगा 1। इस अवकलन के अलग से अपन वीडियो रखेंगे। तो पी का पी के सापेक्ष किया 1 और ये फिर बचा कितना 4। तो डी क्यू अपॉन डी पी का जो वैल्यू कितनी आई -4, यानी -4। अब इसको अपन सरल करेंगे तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आएगी -2/3। ये 0 से ये कैंसिल हो गया, ये 4/6 होगा और ये फिर इसको विभाजित करेंगे 2/3, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार हमें जब समीकरण के रूप में दिया होगा तो हम इसका लोच इस प्रकार से अवकलन के माध्यम से निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो पहली विधि है वो आपकी ये यहाँ प्रतिशत जो परसेंटेज वैल्यू है, और इसका प्रयोग हमने देख लिया 2 तरीके से करेंगे। पहला तो परिवर्तन रूप के अंतर्गत जिसमें ये प्रारंभिक और अंतिम मान दिया हो, और दूसरा ये समीकरण के रूप में इस तब करेंगे जब हमें जो डिफरेंशियल यानी जो अवकलन रूप के अंतर्गत हम इसका प्रयोग करेंगे। आगे अपन चलें, इसके अंतर्गत दूसरी विधि है कुल व्यय लोच विधि। दोस्तों यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दोस्तों पहली बात तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके अंतर्गत हम अभी जिस प्रकार से लोच की इलास्टिसिटी की वैल्यू निकाली है वो नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ इसके अंतर्गत हम इतना ही बता पाएंगे 3 कंडीशन कि वो इलास्टिक है अर्थात लोचदार है, मतलब लोच इकाई से ग्रेटर देन है। दूसरी स्थिति होगी इकाई लोचदार बराबर की स्थिति, और तीसरी होगी लेस देन इकाई से छोटी इन इलास्टिक। 3 कंडीशन हम बता सकते हैं कि वो लोचदार होगी या इकाई लोचदार होगी या बेलोचदार इन इलास्टिक होगी। 3 स्थितियों का हम अध्ययन कर पाएंगे, इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे कितनी लोच होगी। तो ये आप ध्यान में रखना दोस्तों, इतनी ही बात इसके अंतर्गत ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ इसके अंतर्गत मार्शल के द्वारा 3 स्थितियों के बारे में यहाँ स्थिति रखी गई है। पहली कंडीशन देखें हम, और यहाँ कीमत में परिवर्तन को कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर में परिवर्तन के माध्यम से इन दोनों के संबंध के द्वारा मांग की कीमत लोच का इसके अंतर्गत निर्धारण किया गया है। तो पहली स्थिति दोस्तों इसके अंतर्गत आपको इस विधि का प्रयोग कब करना है ध्यान में रखना, जब आपको कीमत में परिवर्तन और कुल व्यय में परिवर्तन दिया हो। इसके माध्यम से हम 3 ही स्थितियों का पता लगा सकते हैं, क्या वो लोच लोचदार होगी इलास्टिक होगी, या इकाई लोचदार होगी, या बेलोचदार इन इलास्टिक होगी। तो पहली कंडीशन देखें कि कब वो लोचदार होगी, जब कीमत में कमी हो और जो कुल व्यय है उसमें क्या हो वृद्धि हो, टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसमें वृद्धि हो। या दूसरी स्थिति हो सकती है कीमत में वृद्धि हो, और जब कीमत में वृद्धि होने की स्थिति में कुल व्यय में क्या हो कमी हो। तो ये दोनों ही आप देख रहे हो कि कीमत में कमी कुल व्यय में वृद्धि, कीमत में वृद्धि कुल व्यय में कमी, यानी दोनों अपोजिट स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में लोच क्या होगी लोचदार होगी, ईपी ग्रेटर देन व्हेन अर्थात इलास्टिक होगा। दूसरी स्थिति देखें हम कि जो कीमत में या तो कमी हो या वृद्धि हो, दोनों ही स्थितियों में जो व्यय है वो कांस्टेंट रहे। अर्थात जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लूँ कि पहले भी व्यय 200 रुपये किया जा रहा था और अब भी कितना किया जा रहा है 200 ही किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ लोच है इलास्टिसिटी है वो होगी =1 अर्थात इकाई लोचदार। और तीसरी स्थिति है कि कीमत में कमी हो रही है और टोटल जो एक्सपेंडिचर है कुल व्यय में भी कमी हो रही है, या फिर कीमत में वृद्धि हो रही है कुल व्यय में भी वृद्धि हो रही है, तब ये लेस देन 1 बेलोचदार इन इलास्टिक। तो ये 3 स्थितियां बड़ी आसान सी स्थिति है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं इसको डायग्राम के अंतर्गत समझने का प्रयास करें। तो यहाँ से इस डायग्राम के माध्यम से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पहली स्थिति यहाँ देखें हम, तो यहाँ क्या है लोच इकाई के बराबर है, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि कीमत में या तो कमी हो या वृद्धि हो। ये कीमत इतनी है, कीमत बढ़कर ऊपर P1 हो जाए या ये P2 हो जाए, तो दोनों ही स्थितियों में जो कुल एक्सपेंडिचर है जिसको हमने यहाँ अक्ष पर दर्शाया है वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कीमत में परिवर्तन के कारण
कुल व्यय में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ लोच क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। दूसरी स्थिति यहाँ देखें हम ये ए बी वाले भाग पर कि कीमत इतनी है और ये कुल व्यय इतना है, ओपी है और ये इतना है, कीमत बढ़ गई और कुल व्यय भी क्या हो गया, बढ़ गया। अभी हमने बात की कि कीमत और व्यय में अगर सीधा संबंध है, धनात्मक पॉजिटिव रिलेशन है, तो ऐसी स्थिति में लोच बेलोचदार होगी, इलास्टिक होगी, और तो यहाँ ये वाली स्थिति हो गई। और ऊपर वाला जो डीसी भाग आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ देखें कि कीमत मान लें कि ये ओपी है और इतनी मात्रा का उपभोक्ता कुल व्यय है, ये यहाँ कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है और कीमत बढ़ने के कारण यहाँ कुल व्यय में टोटल एक्सपेंडिचर में कमी आ जाती है। तो हमने देखा कीमत में वृद्धि और TE में क्या हुई, कमी हुई। तो ऐसी स्थिति में यहाँ लोच क्या होगी, इलास्टिक होगी, लोचदार होगा। तो यहाँ 3 स्थितियाँ हैं, कुछ उदाहरण है, उनके माध्यम से हम समझने का प्रयास करें। यहाँ से भी इसके माध्यम से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी दोस्तों ध्यान में रखना। ये एक आपको डिमांड कर्व दिखाई दे रहा है, यहाँ हम देखेंगे ये प्रारंभिक कीमत है और ये प्रारंभिक मात्रा है। कीमत में परिवर्तन हुआ जिसके कारण यहाँ मांग मात्रा में क्या हुई, ज़्यादा परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए, हमने देखा था कि मांग मात्रा यानी क्वांटिटी के परिवर्तन को ऊपर रखते हैं और कीमत के परिवर्तन को कहाँ रखते हैं, नीचे की तरफ रखते हैं। तो यहाँ क्वांटिटी का परिवर्तन जो है ना वो क्या होगा, अधिक होगा, परसेंटेज चेंजिंग ऊपर वाला अधिक होगा, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ लोच इलास्टिसिटी का मान क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात ये जो मांग वक्र है ये क्या होगा, अधिक लोचदार होगा। दूसरा तरीका हम यहाँ देखें कि इस कीमत में परिवर्तन के कारण ये वाला पहले परिवर्तन था और ये वाला अब परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन से, इस क्षेत्रफल से ये जो भाग है वो बड़ा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन हुआ है वो कीमत में कमी के कारण हुआ है और कीमत में कमी के कारण यहाँ जो क्वांटिटी है उसमें अधिक वृद्धि हुई है, इसलिए ये क्षेत्रफल बड़ा है। अर्थात यहाँ ये जो मांग वक्र आपको दिया हुआ है वो अधिक लोचदार है। तो दोस्तों इसकी हम वो 5 श्रेणियां हैं, उन सब की चर्चा करेंगे, जिसमें पूर्णतः लोचदार, बेलोचदार, अधिक लोचदार, इकाई लोचदार, उन तमाम की भी यहाँ हम अध्ययन करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। आयताकार अति परवलय, इस स्थिति में इसकी लोच क्या होगी, इकाई के बराबर। यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। या फिर इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है ऐसा मांग वक्र जो कि जिस पर लोच इकाई के बराबर होती है वो कौन सा होगा, तो ये आयताकार अति परवलय होगा। दूसरा, इस पर हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखें उसमें क्या होगा, ये वाला क्षेत्रफल, ये अभी हमने ये देखा कि ये क्षेत्रफल की अपेक्षा ये वाला भाग बड़ा है, लेकिन ये आयताकार अति परवलय की स्थिति में ये जो तमाम क्षेत्रफल है वो क्या होंगे, समान स्थिति में होंगे, बराबर स्थिति में होंगे। तो यहाँ कुल व्यय क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। किस स्थिति में, आयताकार अति परवलय स्थिति में। दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आयताकार अति परवलय या ऐसा मांग वक्र जिसकी लोच इकाई के बराबर हो, तो कुल व्यय में परिवर्तन होगा, अधिक होगा, कम होगा या वही यथावत बना रहेगा। तो इसका जवाब रहेगा कुल व्यय स्थिर ही रहेगा। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं हम, कुछ और एग्जाम्पल हैं। पहले ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एक उपभोक्ता अपनी समस्त आय 2 वस्तुओं ए तथा बी पर खर्च करता है, व्यय करता है। कौन सी वस्तुएं, ए और बी वस्तु। ए वस्तु की कीमत में कमी होने से बी वस्तु की मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ दोस्तों इसको थोड़ा चेंज करना, ए वस्तु की कीमत में कमी होने पर बी वस्तु की व्यय पर, एक्सपेंडिचर पर, ये यहाँ आप व्यय लिखना, कुल व्यय पर। ठीक है, कि कौन सी वस्तु का, बी वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको आप संशोधित कर लेना। तो ए वस्तु की मांग की कीमत लोच क्या होगी, तो हमें इस उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं और इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। माना कि उपभोक्ता के पास आय कितनी है, 1000 रुपये है और अक्स वस्तु की कीमत मान लें कि 10 रुपये है।
तो 10 रुपये कीमत होने पर मान ले को अक्स वस्तु पर कितना खर्च कर रहा था, 400 रुपये खर्च कर रहा है। 400 कर रहा है तो निश्चित रूप से वाई वस्तु पर कितना कर रहा है, 600 कर रहा है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ए वस्तु की कीमत कम हो गई। ए वस्तु की कीमत मान लें कि 10 से 5 हो गई, 5 हो गई, तो ये बी वस्तु की पर जो किया जाने वाला व्यय है, एक्सपेंडिचर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वो 600 का 600 ही रहेगा। तो हम जब वाई वस्तु का जो ये व्यय है वो 600 ही रहता है, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि एक्स वस्तु का एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, 400 ही रहेगा। और अभी हमने देखा कि कीमत में या तो वृद्धि हो या कमी हो और टोटल एक्सपेंडिचर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी स्थिति में लोच होगी इकाई के बराबर। इसको इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ हमने ये यहाँ क्वांटिटी ली है एक्स वस्तु की, ये ए बी बजट लाइन है और ये प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व है। इस ई बिंदु पर ये साम्य इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, ठीक है। अब इस एक्स वस्तु की प्राइस में क्या हो गई, कमी हो गई। तो हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत जब हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का अध्ययन किया था, तब हमने इस बजट लाइन के विवर्तन को देखा कि ये AB1 स्थिति में आ जाएगी और उपभोक्ता ऊंचा इंडिफरेंस कर्व IC1 के E1 बिंदु पर साम्य की स्थिति में है। और यहाँ हमने मौद्रिक आय उपभोक्ता की इनकम को दर्शाया है। दोस्तों यहाँ आप ध्यान में रखना, ये एम पॉइंट लें तो ये ऊपर वाला भाग ये हमेशा इस जो हमने यहाँ वर्टिकल अक्ष पर जो वस्तु दर्शाई है उस पर खर्च किया जाता है। यानी AM भाग कौन से पर खर्च किया जाएगा, इस अक्ष वस्तु पर, या यहाँ हम A वस्तु ले रहे हैं तो A वस्तु पर खर्च किया जाएगा। और OM भाग किस पर किया जाएगा, B वस्तु पर। यानी टोटल इनकम हम देखें उपभोक्ता की वो कितनी होगी, OA। और OA में AM भाग तो कौन सी वस्तु पर, A वस्तु पर, और ये MB भाग कौन सी वस्तु पर, B वस्तु पर। ये ध्यान में रखना, ऊपर वाला भाग। जैसे ही कीमत में परिवर्तन हुआ तो ये जो खर्च किया जाने वाला भाग है AM वो परिवर्तित नहीं हुआ है। यानी पहले भी इतना ही खर्च किया जा रहा था और अब भी इसी A वस्तु पर इतना ही किया जा रहा है, जैसा इस डायग्राम के अंतर्गत हम समझ रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ A वस्तु की कीमत में परिवर्तन के द्वारा बी वस्तु की जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ए वस्तु के जो किए जाने वाले खर्च का भाग भी कांस्टेंट रहेगा और इस प्रकार यहाँ लोच क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। तो ये भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको आपका जवाब देना होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है, ऐसी वस्तु जिसका मांग वक्र आयताकार अति प्रबल हो की कीमत में कमी के कारण उस वस्तु पर कुल व्यय रहता है। या आप नोट आउट कर लेना और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। दूसरा क्वेश्चन आप सुन लीजिए, यदि कीमत में कमी होने पर संबंध वस्तु पर होने वाला व्यय बढ़ जाता है, यानी हम जिस वस्तु की बात करें उस वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसी वस्तु पर किए जाने वाले व्यय बढ़ जाएगा, तो ऐसी वस्तु की मांग की कीमत लोच प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, बहुत अधिक होगी, इकाई से कम होगी, शून्य होगी या अनिर्णित होगी। तो इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हमने 2 मेथड पर चर्चा की है और हम ये इस बात को समझ गए हैं कि कहाँ कौन से मेथड का प्रयोग करना है। तो दोस्तों हमने ये जो कुल व्यय विधि है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखा, इसमें हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते कि लोच कितनी होगी, सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि वो इलास्टिक होगी, कि इकाई लोचदार होगी, कि इन इलास्टिक, इस बात का हम निर्धारण कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम इस मांग की कीमत लोच की अन्य विधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें बिंदु लोच विधि है, पॉइंट वाली है। तो इन सब की चर्चा करेंगे और किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।